हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, तुगलक वंश के। ठीक है, इनके बारे में, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ लिया था, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो गयासुद्दीन तुगलक थे उनका शासन काल कब से कब तक चलता है। तो गयासुद्दीन तुगलक का शासन काल था 1320 से लेकर के 1414 तक। ठीक है, 1414 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल होता है। लेकिन इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है तिरहुत विजय के बाद, ठीक है, तिरहुत विजय के बाद क्या हो जाती है, गयासुद्दीन 1320 से लेकर के ये 1325 तक होगा, ये मिस हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, आप इसको सही कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा समय है 1320 से लेकर के 1414 तक, ये पूरा का पूरा तुगलक वंश का शासनकाल है। ठीक है, ये इनका शासनकाल चलता है 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक। ठीक है, यानी कि सिर्फ 5 सालों के लिए चलता है। 1325 में तिरहुत विजय वो करते हैं, तिरहुत की एक युद्ध होती है, उस युद्ध में उनकी विजय होती है और रास्ते में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद मुहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है और मुहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल होता है वो चलता है 1325 से 1351 तक। तो मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मुहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, शासन कब से कब तक है, तो इनका शासन है 1325 से लेकर के 1351 तक। ठीक है, 1325 से 1351 ईस्वी तक ये पूरा शासन काल है मुहम्मद बिन तुगलक का। जो मुहम्मद बिन तुगलक थे, इनका वास्तविक नाम मुहम्मद बिन तुगलक नहीं था, बल्कि इनका वास्तविक नाम जो है, इनका वास्तविक नाम क्या था, इनका वास्तविक नाम आपको जौना खा मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, वास्तविक नाम जौना खा मिलेगा, वास्तविक नाम जौना खा मिलेगा। आपको कल के वीडियो में हमने बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक ने एक अभिलेख का निर्माण करवाया था, ठीक है, जो राजमुंदरी में था। तो उस अभिलेख में, राजमुंदरी के अभिलेख में जौना खा को विश्व का खान कहा गया है, यानी कि इसके अंदर बुद्धिमानता के कारण, इसके कामों के कारण इसको विश्व का खान कहा गया। ठीक है, लेकिन इतिहासकार इसे बुद्धिमान मूर्ख शासक कहते हैं। क्या कहते हैं, बुद्धिमान मूर्ख शासक कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा, अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बुद्धिमान मूर्ख शासक इनको क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इतिहासकार इनको क्या कहते हैं, बुद्धिमान मूर्ख शासक कहते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे, इस पॉइंट को पूछा जा सकता है कि तुगलक वंश में किस शासक को बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा गया, तो आप लोग याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। ठीक है, इसने बहुत सारे काम किए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन काल में बहुत सारे काम किए। जैसे पहला काम उसने क्या किया, तो पहला काम, अब हम इनके कार्यों को देख लेते हैं। इसने जो पहला कार्य किया था, कार्य ये किया था कि जो राजधानी थी, ठीक है, जो इसकी राजधानी थी, राजधानी कहाँ थी, राजधानी पहले थी दिल्ली। ठीक है, राजधानी कहाँ थी, दिल्ली। तो राजधानी दिल्ली से लेकर के कहाँ चला आया, दिल्ली से दौलताबाद लेकर के आया। दिल्ली से कहाँ लेकर के आया, दौलताबाद लेकर के आया। और दौलताबाद को ही हम देवगिरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, देवगिरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देवगिरी लाया। अब देखिए, जब कोई भी राजधानी परिवर्तन होता है ना, तो पूरा प्रशासनिक काम उसका इधर उधर हो जाता है। तो दिल्ली जब उसकी राजधानी थी, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी लाने में उसके सारे प्रशासनिक काम उथल पुथल हो चुके थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, तो आप लोग याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक, दूसरा क्या किया था इसने, दूसरा इसने बहुत बड़ा कह सकते हैं कि काम किया कि कृषि विभाग के लिए, ठीक है, कृषि विभाग के लिए इसने दीवान एक कोही, ठीक है, दीवान ए कोही नामक नए कृषि विभाग की स्थापना की। ठीक है, नामक नए
कृषि विभाग की स्थापना की, विभाग की स्थापना की। ठीक है, इसने कृषि के लिए बहुत सारे काम किए और कृषि के लिए दीवाने कोही नामक नए कृषि विभाग की स्थापना की। इसके बाद जो उसका दुआब था, ठीक है, दुआब कर में इसने वृद्धि कर दिया, दुआब कर में वृद्धि कर दिया। ठीक है, दुआब कर में वृद्धि कर दिया। और क्या इसने इसने धर्मनिरपेक्ष राज्य को स्थापित करने की कोशिश की, धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। और साथ ही साथ इसने जो एक अभियान था खुरासन अभियान, ठीक है, खुरासन अभियान के लिए इसने सैनिकों की भर्ती किया और सभी जो भर्ती हुआ, ठीक है, भर्ती में सभी सैनिकों को अग्रिम वेतन दे दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। खुरासन अभियान के लिए, खुरासन अभियान के लिए सैनिकों की भर्ती, सैनिकों की भर्ती की तथा अग्रिम वेतन दिया, अग्रिम वेतन दिया। और फिर क्या हो जाता है, कराचिल विद्रोह होता है। कराचिल विद्रोह में अपार जनधन की इसकी हानि होती है। कराचिल विद्रोह में अपार जनधन की हानि, जनधन की हानि हुई। ठीक है, अब देखिए ये सारे कामों को पहले हम देख लेते हैं, एक एक काम को हम देखेंगे। इसने देखे कितने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन ये सारे काम उसके बहुत दिनों तक नहीं चल पाते हैं, सारे काम उसके फ्लॉप हो जाते हैं। और इसी वजह से इसको विद्वानों ने क्या कहा था, इसको बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा। देखिए राजधानी जब दिल्ली से दौलताबाद ले आया तो राजधानी स्थानांतरित करने में ये अच्छी तरीके से राजधानी को स्थानांतरित नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी पूरी ये व्यवस्था भंग हो जाती है। ठीक है, दीवाने कोही की स्थापना किया, दीवाने कोही काम कर रही थी कृषि विभाग का, लेकिन दोआब कर में जैसे ही वृद्धि करता है, ठीक है, दोआब कर में वृद्धि कर देता है, दोआब में उपज बहुत अच्छा होता था। ठीक है, यहाँ पे कृषि व्यवस्था दी, सिंचाई की व्यवस्था दी। तो जैसे ही दोआब कर में वृद्धि करता है वैसे ही क्या हो जाता है, उस साल सूखा पड़ जाता है। ठीक है, सूखा पड़ने के कारण अब कर में अगर आप वृद्धि कर दिए हैं और सूखा पड़ गया है तो क्या होगा, फसल होगा नहीं, फसल नहीं होगा तो जो जनता है वो आपको कर तो पुराना कर ही नहीं दे पाएगी, तो नया कर कहाँ से देगी। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की, जिससे जो मुस्लिम प्रजा थी उनके सामने इनका जो सम्मान था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। और खुरासन अभियान के लिए जो इसने सैनिकों की भर्ती की और सैनिकों को खुश करने के लिए उसने क्या किया, अग्रिम वेतन दिया ताकि सैनिक अच्छे से लड़ाई करें। लेकिन उसके पहले ही क्या हो जाता है, कराचिल विद्रोह हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी क्या हो जाती है, जनधन की हानि हो जाती है। तो किस तरीके से इसने अपना स्टार्ट किया, एक एक काम शुरू कर रहा था, एक एक काम शुरू कर रहा था कि वो अपने पूरे साम्राज्य को बेहतर बना सके। उसके जितने भी नियम कानून बन रहे थे वो बहुत बेहतर बन रहे थे, लेकिन कोई भी कानून उसके लागू नहीं हो पा रहे थे, कोई ना कोई उस पे आफत आ जा रही थी। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि किस्मत उसका साथ नहीं दे रहा था। ठीक है, दूसरा काम इसने क्या किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा चलवाया, सांकेतिक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। ठीक है, और ये सांकेतिक मुद्रा किसके बने होते थे, ये चमड़े के थे। ठीक है, चमड़े के थे और तांबे के थे। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सांकेतिक मुद्रा क्या थी,
तो उस टाइम पे यानी कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल चल रहा था, मतलब 14वीं शताब्दी के लगभग, पूरे कह सकते हैं विश्व में क्या होने लगा, चांदी की कमी होने लगी। तो उस कमी को हमारे मतलब इनके राज्य के ऊपर वो कमी ना असर करे, इसके लिए उसने क्या किया, चमड़े और तांबे की मुद्रा का प्रचलन करवाया कि वो जो चांदी का सिक्के का जो दाम रहेगा वही दाम हम तांबे की मुद्रा के लिए भी देते हैं। ठीक है, तो ये चीज, ये काम बहुत अच्छा उसने करने की सोची थी। ये इसके पहले विश्व स्तर पे ये सारी चीजें हो चुकी थी, वो सारी चीजें लागू भी हुई थी, लेकिन ये मुद्रा बहुत अच्छे से नहीं चल पाई, क्योंकि जो राज्य में और भी लोग हुआ करते थे, जैसे राज्य की जो आम जनता थी, उसमें क्या होने लगा, धीरे धीरे नकली मुद्रा का कह सकते हैं भरमार हो गया। नकली मुद्रा उसी तरीके से आने लगी, जिसकी वजह से मुद्रा का क्या होने लगा, अवमूल्यन होने लगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ, ठीक है, वो भी उसका अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाया। बाद में उसको सारी मुद्राओं को फिकवाना पड़ा और फिर से चांदी की मुद्रा को ही जारी करना पड़ा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इनके बारे में। देखिए, ये जो इनकी मुद्रा थी उसके बारे में आप देख सकते हैं। देखिए, ये मुद्रा जो है, ठीक है, ये तांबे की जो सांकेतिक मुद्रा उनकी थी वो मुद्रा है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं, इनके दरबार में एक यात्री आया था। ठीक है, नाम पता है आप लोग को? पता हो तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इनके दरबार में एक मोरक्को से यात्री आया था। उसका नाम क्या था? अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। ठीक है, क्या नाम था? इब्न बतूता आया था, और इसका समय आप देखेंगे तो 1333 ईस्वी था। ठीक है, 1333 ईस्वी में ये आया। प्रसिद्ध मोरक्को या अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 में 1333 में भारत आया। ठीक है, भारत आया, और जब भारत आया ना, तो वो 8 वर्ष तक, ठीक है, 8 वर्ष तक दिल्ली दरबार में काजी के रूप में रहा। 8 वर्ष तक दिल्ली दरबार में दिल्ली दरबार में काजी के रूप में रहा। काजी के रूप में रहा। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कौन यात्री भारत आया था, तो आप लोग याद रखेंगे कौन आया था, इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी। ठीक है, इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था रहला। क्या नाम था? रहला नाम था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, रहला किसकी पुस्तक है, तो आप लोग याद रखेंगे इब्न बतूता का पुस्तक था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासन काल में मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में दक्षिण में या कह सकते हैं दक्षिण भारत में 1336 के लगभग अगर हम देखेंगे, दक्षिण भारत में 1336 के लगभग देखेंगे, विजयनगर विजयनगर और विजयनगर के साथ साथ एक मुस्लिम साम्राज्य भी था। विजयनगर हिंदू साम्राज्य था, और एक मुस्लिम साम्राज्य बहमनी। ठीक है, बहमनी का क्या होता है? उदय होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि विजयनगर और बहमनी का उदय कब हुआ था, तो कब हुआ था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही अच्छा राजा था, उसके पास बहुत ही बुद्धि था, लेकिन वो सारी असफलताओं को बार बार उसे हासिल हुआ। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असफलताओं का असफलताओं का असफलताओं का बादशाह असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने एक बहुत ही अच्छा कोटेशन कहा कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, क्योंकि वो रोज नए नए अपना कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता था, जिसका क्या होता था कि भुगतान किसको करना पड़ता था? प्रजा को करना पड़ता था। ठीक है, कुछ 2-3 पॉइंट और हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग।
जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने किसानों को एक ऋण बांटा, उस ऋण को कहते हैं तक्काबी ऋण। ठीक है, तक्काबी ऋण बांटा। ठीक है, सॉरी ये पॉइंट गलत हो गया, लेकिन ये तक्काबी ऋण अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ये बांटा था गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने बांटा था? गयासुद्दीन तुगलक ने बांटा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं, गयासुद्दीन तुगलक ने इसको बांटा था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने इसको बांटा था। लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं। 1351 में एक अभियान होता है, 1351 में एक अभियान होता है थट्टा का अभियान। ठीक है, थट्टा का अभियान। और उस अभियान में क्या हो जाती है? उस अभियान में जो मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मैंने उतने ही पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं, उतना ही मैंने बताया है कि जितना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एक एक पॉइंट अगर ध्यान से देखेंगे तो एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सांकेतिक मुद्रा हो गया, ठीक है, द्वाब कर में वृद्धि हो गई, ठीक है, द्वाब कर में वृद्धि हो गई। और इसके बाद जो इब्न बतूता यात्री था उसका भारत में आगमन हो गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर भी करिए। आप हमको टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपका जो आप जब देखते हैं वीडियो ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पे आप जा करके हमको फॉलो कर सकते हैं, हमारा जो ग्रुप है उससे ऐड हो सकते हैं। आप हमें इंस्टा पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पे एक वेल आइकन आपको दिखता है, आप उस पे जब प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बात कर ली। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।